कर लेते हैं। इससे पहले अपनी 9 क्लासें हो चुकी है, जिसमें से अपने 9 क्लासों में 160 क्वेश्चन कर लिए हैं। 161 से आज शुरू करेंगे। तो उम्मीद करूंगा कि सभी लोग बढ़िया होंगे, क्योंकि वक्त जो है आपके हाथ से फिसलता जा रहा है, टाइम बहुत कम बचा है। तो जल्दी से तैयारी में जुट जाइए। चलिए क्लास में चलते हैं अपनी। आज का जो आपका पहला क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्न में से CO1 किसकी किस्म नहीं है? देखिए CO1 की बात करें, सबसे पहले CO का फुल फॉर्म की बात करें तो कोयम्बटूर, यानी कि कोयम्बटूर तमिलनाडु से जो वैरायटी विकसित होती है उनके आगे CO लगता है। तो गन्ने की वैरायटी भी विकसित की गई है, सौंफ और पपीता की वैरायटी भी विकसित की गई है। बट यहाँ पर क्वेश्चन उसने ये पूछा है कि CO1 जो है वो किसकी किस्म नहीं है? तो सौंफ की भी है, पपीते की भी है CO1, बट जो आपके गन्ने की वैरायटी है वो नहीं है। तो ऑप्शन ए नंबर जो बिल्कुल सही रहेगा। CO1 आपके क्या है, सौंफ की भी है, और CO1 आपके क्या है, पपीते की भी वैरायटी रहती है। आगे वाले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। निम्न में से संतरे की बीज रहित किस्म कौन सी है? चक्करदर जो वैरायटी होती है वो नींबू की बीज रहित किस्म होती है। नींबू की चक्करदर वैरायटी में बीज नहीं पाए जाते। और आम की जो सिंधु वैरायटी है उसमें बीज या गुठली नहीं पाई जाती, हालांकि 6 ग्राम एक आभासी गुठली पाई जाती है जिसका वजन 6 ग्राम होता है। और इलायची की बात करें तो ये आपके बेर की बीज रहित किस्म होती है, लेकिन सत्सुमा होती है वो संतरे की बीज रहित किस्म होती है। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में खजूर को किस अवस्था पर तोड़ा जाता है? यदि अपने बात करें खजूर की अलग अलग स्टेजेस पे इसको तोड़ा जाता है, हरी अवस्था में, या थोड़ा सा इसका शीर्ष मुलायम हो जाता है उस अवस्था में, या फिर ये पूर्ण पक जाता है उस अवस्था में, और या फिर ये पूर्ण पककर बिल्कुल सॉफ्ट हो जाता है उस अवस्था में। अलग अलग इसके नाम रखे गए हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा कि राजस्थान में खजूर को किस अवस्था पर तोड़ा जाता है? तो ये जो डोका या खलल अवस्था है, 2 नंबर जवाब बिल्कुल सही रहेगा। गंडोरा या कीमरी की बात करें आपकी, तो इसकी जून के अंदर आपके तुड़ाई होती है, जून जुलाई में डोका की होती है, और जुलाई अगस्त के अंदर क्या होती है, आपके डेंग और पिंड तमर की तुड़ाई होती है। उम्मीद करूंगा कि सभी को ऑडियो और वीडियो अच्छे तरीके से विजुअल हो रही होगी। चलिए आगे वाले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। इंटरनेशनल सेंटर फॉर पोटैटो कहां पर स्थित है? इंटरनेशनल सेंटर फॉर पोटैटो की यहां पर बात आई है। उसने पूछा है कि आपका इंटरनेशनल सेंटर फॉर जो पोटैटो है वो कहां पर है? ऑप्शन ए आपके सामने लीमा पेरू, ऑप्शन बी हैदराबाद, ऑप्शन सी भोपाल, ऑप्शन डी आपके सामने है हापुड़। तो ऑप्शन यहाँ पे ए नंबर जवाब है वो बिल्कुल आपका यहाँ पर क्या है, बिल्कुल सही रहेगा। तो लीमा पेरू के अंदर है सर। चलिए आगे वाले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। निम्न में से ज्वार की किस्म है, ये क्वेश्चन पूछा है कि निम्न में से ज्वार की किस्म है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। जो फूले सुचित्रा है वो ज्वार की किस्म है। फूले सुचित्रा है वो ज्वार की किस्म है, और फूले स्वर्णा और फूले सफेद जो है ये प्याज, आपके प्याज की वैरायटी रहती है, प्याज की किस्म रहती है। आगे वाला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि निम्न में से सर्वाधिक रेटिनॉल यानी कि विटामिन ए, सभी विद्यार्थी जितने भी एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की तैयारी कर रहे हैं, मैं उम्मीद करूंगा कि आपको पता होना चाहिए कि विटामिन ए या विटामिन के जो भी रासायनिक नाम है, क्योंकि एग्रीकल्चर सुपरवाइजर ही नहीं, राजस्थान की कोई सी भी भर्ती उठाकर देख लीजिए, विटामिन में से क्वेश्चन पूछा जाता है। आपकी परीक्षा की दृष्टि के लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहते हैं। बथुआ, पालक, आम और गाजर ये सारे ऑप्शन में है। आपको बताना है कि इनमें से सबसे ज्यादा विटामिन ए, या फिर आपके क्वेश्चन में पूछा रेटिनॉल, किस में पाया जाता है? गाजर में पाया जाता है, या आपके पालक में, या आम में? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। जल्दी से कमेंट करके आप मुझे इसका जवाब दे देंगे कि सर किस में पाया जाता है, विटामिन ए की बात करें या फिर रेटिनॉल की बात करें। तो बथुआ, पालक, जल्दी से कमेंट करके आप बता दीजिए कि किसके अंदर जो है वो पाया जाता है। यदि अपने बात करें बथुए के अंदर 11,300 इंटरनेशनल यूनिट पाया जाता है। बथुए में कितना पाया जाता है सर? 11,300 इंटरनेशनल यूनिट पर 100 ग्राम की मैं यहाँ पर बात करूंगा, प्रति 100 ग्राम में जितने भी डाटा आपको लिखवाएंगे उसमें। यदि पालक की बात करें तो पालक में 10,800 इंटरनेशनल यूनिट पाया जाता है, 10,800 इंटरनेशनल यूनिट। आम में सभी को विधिवत नॉलेज होगा, 4800 इंटरनेशनल यूनिट पाया जाता है। और यदि अपने सर गाजर की बात करें तो गाजर में 3,750 इंटरनेशनल यूनिट पाया जाता है। और उसके बाद में नंबर आता है पपीते का, जिसमें आपके 2020 इंटरनेशनल यूनिट विटामिन ए पाया जाता है। ऑप्शन ए नंबर बिल्कुल सही रहेगा। बथुए के अंदर जो है वो नीचे जो ऑप्शन दिए गए उसके हिसाब से सबसे ज्यादा बथुए में पाया जाता है। आगे बात करें, मूंगफली की सुसुप्त अवस्था तोड़ने में प्रयोग नहीं लाया जाता। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, नहीं का आपको ध्यान रखना है। आप सभी को ध्यान में होगा 2018
की विज्ञप्ति में जो कृषि पर्यवेक्षक की भर्ती आई थी, जिसका एग्जाम 3 मार्च 2019 को हुआ था, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि आलू की सुसुप्तावस्था डोरमेंसी को तोड़ने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है। तो थायो यूरिया उसका सही जवाब था। तो थायो यूरिया जो आलू की सुसुप्तावस्था तोड़ने में प्रयोग में लाया जाता है और मूंगफली की तोड़ने में नहीं लाया जाता, तो ये ए नंबर जवाब बिल्कुल सही होगा। बाकी ये जो तीनों हैं, चाहे आपका नेफ्थलिक एसिटिक एसिड है, चाहे आईएए है या इथाइलिन क्लोरोहाइड्रिन है, ये मूंगफली की सुसुप्तावस्था तोड़ने के काम में आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अमरूद में मृग बहार में फलन का उपयुक्त समय। अमरूद के अंदर बहार का यहाँ पर सीधा सा अर्थ लें कि फूल आने को बहार कहते हैं। यदि किसी पौधे में या पेड़ में फूल आ रहे हैं तो उसको कह सकते हैं बहार। तो अमरूद में वर्ष में 3 बार फूल आते हैं, उसी के हिसाब से इसके अलग अलग नाम रखे गए हैं, अम्बे बहार, मृग बहार और हस्त बहार। इसने पूछा है कि मृग बहार में फल कब आते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो नवंबर से लेकर दिसंबर में आते हैं। आगे वाले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। राजस्थान के एकीकरण के दूसरे चरण में निम्न में से किस रियासत को शामिल नहीं किया गया था। आप सभी को पता है, एक मशहूर ट्रिक है, बापू किसको झाड़ू बांटे, जिसमें आपके बांसवाड़ा आ जाता है, प्रतापगढ़ आ जाता है, किशनगढ़ आ जाता है, शाहपुरा आ जाता है, कोटा आ जाता है, 12 टोंक, ये सारी आती होती है। लेकिन जयपुर रियासत है उसको दूसरे चरण में शामिल नहीं किया गया था। ये आपको याद रखना है। कमेंट करके ये भी बताइएगा कि राजस्थान के एकीकरण के समय जयपुर को किस चरण में शामिल किया गया था। ठीक है, गुरुजी बता देगा। ओके जी। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग की बात करें तो ये कहां पर है सर, आपके हैदराबाद में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग नियाम की बात करें तो हैदराबाद में है। आगे वाला क्वेश्चन है कि निम्न में से गाजर को किस उपनाम से जाना जाता है। गाजर की बात करें तो गाजर को गरीब आदमी की जिनसेंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, गरीब आदमी की जिनसेंग। ये क्वेश्चन वेरी वेरी क्रिटिकल है। ऑप्शन आपको देखने हैं, बहुत ज्यादा दिमाग लगाना है, बहुत ज्यादा यदि आपने डीप में पढ़ रखा है तो ही आप इस क्वेश्चन का जवाब दे पाओगे। और कमेंट करके आप बताइए कि चंद्रभागा किसका उपनाम है, ब्लॉन्ड सीलियम किसका है, डेविल चेरी किसका है, या पॉइजन घासबेरी किसका है। उपनामों की यदि अपने बात करें तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं परीक्षा की दृष्टि से। यदि चंद्रभागा की बात करें, इसको स्नैक रूट या सर्पगंधा भी कहते हैं, रोपेलेनिया सर्पेटिना। चंद्रभागा की बात करें तो रोपेलेनिया रोपेलेनिया सर्पेटिना सर्पेटिना, ये सर्पगंधा का वानस्पतिक नाम होता है, सर्पगंधा सर्पगंधा। और इसको स्नैक रूट भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसे, स्नैक रूट भी बोला जाता है। स्नैक रूट या सर्पगंधा या रोपेलेनिया सर्पेंटिना का जो उपनाम होता है चंद्रभागा होता है। उसके बाद में यदि अपने बात करें डेविल चेरी या पॉइजन घास बेरी, इनका आपको कमेंट में जरूर रिप्लाई करना, आपके लिए क्लास वर्क रहेगा। फिलहाल यहाँ पे गाजर की बात करें, ऑप्शन में ही नहीं दिया गया है आपको। गरीब आदमी की जिनसेंग बोला जाता है। जिनसेंग एक प्रकार की औषधीय पादप होता है जो ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में पाया जाता है और उसमें बहुत सारे औषधीय गुण होते हैं, यौन रोगों से संबंधित, खास करके आंखों से संबंधित। तो ऐसी ही लगभग गाजर के अंदर सिमिलर विशेषताएं पाई जाती है, जिसके कारण इसका नाम रखा है गरीब आदमी की जिनसेंग। बहुत ही रेयर बुक में आपको ये क्वेश्चन मिलेगा, आप नोट करके लिख लीजिएगा। गाजर को क्या बोला जाता है सर, गाजर को गरीब की या गरीब आदमी की जिनसेंग बोला जाता है। ये बिल्कुल सही रहेगा, ई नंबर जवाब। आगे बढ़ते हैं। भारतीय गन्ने का वानस्पतिक नाम क्या है। 4 प्रकार के गन्ने दिए गए हैं, सेकेरम ऑप्सिनेरम, सेकेरम बारबरी, सेकेरम साइनेंसिस, सेकेरम स्पोंटेनियम। यानी कि इससे सिद्ध होता है कि गन्ने 4 5 6 प्रकार के होते हैं। फिलहाल अपने बात करते हैं कि जो भारतीय गन्ना है उसका वानस्पतिक नाम क्या है। कमेंट करके आप बताइए कि वानस्पतिक नाम क्या है। इसलिए हम थोड़ी सी इसकी चर्चा कर लेते हैं। यदि आप ऑनलाइन एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की घर बैठे तैयारी करना चाहते हैं तो कबीर एग्जाम हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करें। वीडियो के जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, या डायरेक्टली आप प्ले स्टोर पे कबीर एग्जाम सर्च करके आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। और हमारी एप्लीकेशन से 799 रुपए का नाम मात्र फीस में आपको एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की घर बैठे तैयारी करवाई जाएगी। यदि आपने कहीं और से भी कोर्स ले रखा है और या कहीं और से आप तैयारी कर रहे हैं, फिर भी आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। रोज शाम को जो आपको यूट्यूब पर क्लासेस उपलब्ध करवाई जाती है उसकी पीडीएफ और फ्री में वीडियो और बिल्कुल फ्री में आप उसके अंदर टेस्ट दे सकते हैं, अपनी तैयारी को परख सकते हैं कि आप जो जंग का मैदान है उसमें कहां पर बिलोंग
करते हैं या स्थिति क्या है। उम्मीद करूंगा कि सभी लोग जितने भी इस वीडियो को देख रहे हैं आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करें। रोज शाम को जो टेस्ट है क्लास खत्म होती है अपलोड कर दिया जाता है और आप उसको टेस्ट को देख के देखें कि आप कहां पर बिलोंग करते हैं। और क्योंकि ये सारी एक्टिविटी अपने को करनी है क्योंकि वक्त का पहिया है वो बहुत तेजी से घूम रहा है और अपने को क्या है वक्त को पछाड़ना है, तो फिर मैदान में उतरना पड़ेगा। फिलहाल आपका जो क्वेश्चन था भारतीय गन्ने का वानस्पतिक नाम या बोटनिकल नेम क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपकी परीक्षा की दृष्टि से। सबसे पहले यदि अपने बात करें सेकेरम ऑप्सिनेरम, तो ये आपके नोबल केन का बोटनिकल नेम रहता है, नोबल केन। यदि आपसे पूछ लिया जाए नोबल केन, जो कि इस सभी जगह प्रचलित होता है। सेकेरम बारबरी की बात करें तो ये भारतीय गन्ना होता है, भारतीय गन्ना। सेकेरम बारबरी बै आ रहा है तो भारत आप याद रखिएगा। सेकेरम साइनेंसिस की बात करें, साइनेंसिस चाइनेंसिस चीन सा नाम आ रहा है तो ये चीनी गन्ना होता है आपका, चीनी गन्ना। और सेकेरम स्पोंटेनियम की बात करें तो ये जंगली प्रजाति होती है गन्ने की। कौन सी प्रजाति होती है सर? जंगली प्रजाति होती है गन्ने की, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा है भारतीय गन्ने का सेकेरम बारबरी नाम होता है। आगे वाले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। निम्न में से किस फसल को पकते समय वर्षा का कोई प्रभाव नहीं पड़ता? यदि फसल पक रही है तो आम तौर पे यदि वर्षा आ जाए तो उसकी उपज में काफी गिरावट आ जाती है, लेकिन ऐसी कौन सी फसल है जिसको पकते समय यदि बारिश आ जाए तो उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा परीक्षा की दृष्टि से। तो ये जो आपकी मसूर है ये रबी दलहन में आती है, रबी दलहन। पकते समय यदि मसूर में बारिश आ जाए तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ये कोई भी केयर नहीं करती उसकी। आई डोंट केयर लाइक दिस। मसूर को अपने पकते समय यदि वर्षा आ जाए तो उसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। एक चीज और मैं आपको यहाँ पे एक फैक्ट बताना चाहता हूँ, जितनी भी आपकी दलहनी फसल है ना सारी की सारी खरीफ में आती है, बट ये जो मसूर है ये एकमात्र रबी दलहन है, रबी में इसको बोया जाता है, ये भी आप याद करेंगे। साथ में आगे वाला क्वेश्चन है कि मावठ निम्न में से किस फसल हेतु लाभदायक नहीं है? मावठ क्या होती है? यदि मध्य दिसंबर से लेके मध्य फरवरी के बीच में सर्दियों में जो हल्की फुल्की बारिश आती है, आपके पश्चिमी राजस्थान में मेनली बीकानेर वगैरह का जो एरिया है वो काफी इससे लाभान्वित होता है। ठंड के अंदर सर्दियों में जो बारिश आती है उसको मावठ कहते हैं। भूमध्य सागरीय चक्रवातों से आती है, जेट स्ट्रीम के द्वारा ये थोड़ा सा अपने भूमध्य सागरीय चक्रवात या पश्चिम साइड में जो विक्षोभ बनते हैं उनके कारण ये मावठ आती है, आप सभी लोग जानते हैं। और सर्दियों के अंदर टिट्रिकम एस्टिवम गेहूं को भी बोया जाता है, साइसर एरिटिनियम चने को भी बोया जाता है, सरगम बाइकुलर यानी कि ज्वार की बात आई है जो कि खरीफ में बोया जाता है। तो यानी कि गर्मियों में बोई जाती है ज्वार, तो ज्वार है वो इसका लाभ नहीं उठा पाती, ठीक है। तो ज्वार को मावट का कोई भी लाभ नहीं मिलता। ब्रेसिका स्पीसीज यानी कि पत्ता गोभी फूल गोभी ये भी सर्दियों में होती है, तो जनरली जहां बोई जाती है थोड़ी बहुत बारिश आए तो ये भी लाभ प्राप्त कर सकती है, लेकिन सरगम बाइकुलर को इसका लाभ बिल्कुल नहीं मिलता क्योंकि ये खरीफ की फसल है और मावट तो रबी में आती है। तो सर ये बिल्कुल सिंपल सी चीज है। आगे वाले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। सेम क्वेश्चन हो गया, मावठ निम्न में से किस फसल हेतु लाभदायक नहीं है? ये तो आपको बता ही दिया, स्वर्गम बाइकुलर यानी कि जवार की बात करें तो। आगे वाला क्वेश्चन है, धान की रुपाई की श्री विधि में अंतराल कितना रखते हैं? SRI विधि होती है, सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिव यानी कि चावल को सघनता से लगाने की विधि है। इसमें आपकी लाइन से लाइन और पौधे से पौधे की दूरी पूछी है और ये बहुत सारे एग्जाम्स में क्वेश्चन आ भी गया है, तो आप इसको बिल्कुल इग्नोर नहीं करेंगे। जवाब दीजिए कमेंट में, इसका क्या होगा? 30x10, 20x10, 25x25 या 20x15? जल्दी से जवाब दीजिए कि इसका क्या जवाब बिल्कुल सही रहने वाला है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा बेटा आपकी परीक्षा की दृष्टि से। चलिए यहां पर अगर बात करें 20x10 की बात करें तो सामान्य चावल में, ये क्वेश्चन एग्रीकल्चर सुपरवाइजर भर्ती 2012 में पूछा जा चुका है। सामान्य चावल में R/P कितना रखते हैं? 20x10 रखते हैं, लेकिन धान की श्री विधि में R/P 25x25 रखा जाता। आगे वाले क्वेश्चन पे बात करें, गेहूं की दूध या अवस्था बुआई के कितने दिन बाद आती है? अब गेहूं की दूध या अवस्था, सबसे पहले तो इसकी आपके शीर्ष जड़ फुटान आती है, पहली अवस्था। उसके बाद में इसमें कल्ले निकलते हैं, कल्लों के बाद में बाली बनती है, गांठें बनती है, गांठों के बाद में फ्लोरिंग स्टेज आती है, फ्लोरिंग स्टेज के बाद दूध अवस्था आती है, फिर पकाव अवस्था आती है, बहुत सारी स्टेजेस होती है। फिलहाल इसने पूछा है कि गेहूं में दूध या अवस्था है वो बुआई के कितने दिन बाद आती है और गेहूं में शीर्ष जड़ फुटान कितने दिन बाद आती है, वो आप कमेंट करके बताएंगे क्योंकि बहुत बेसिक क्वेश्चन है और वो आपको आना चाहिए, मैं ऐसी उम्मीद करूंगा।
अगर आपको नहीं आता तो परमात्मा से मैं निवेदन करूंगा, अरदास करूंगा कि आपको सद्बुद्धि प्रदान करे। यदि आप एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि गेहूं में शीर्ष जड़ फुटान की अवधि है वो बुआई के कितने दिन बाद आती है। चलिए क्वेश्चन पर लौटते हैं। गेहूं की दूधी अवस्था बुआई के कितने दिन बाद आती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। 100 से लेकर 105 दिन बाद आती है। डे आफ्टर सोइंग लिख देता हूं मैं, DAS, डे आफ्टर सोइंग। आगे वाले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। गेहूं की लवणीय व खारे पानी वाली क्षेत्रों में बुआई हेतु बीजोपचार किया जाता है। यदि आपके एरिया में पानी खारा है, लवणीय है या नमकीन वाटर है, तो अगर आप गेहूं को बोना चाहते हो तो आप बीज को थोड़ा सा किसी दवाई के द्वारा, रसायन के द्वारा उपचारित करते हो। उस दवाई का नाम पूछा है, थायरम से, क्लोरोपाइरिफास से, सोडियम सल्फेट से या फिर नमक से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपकी परीक्षा की दृष्टि से। तो सोडियम सल्फेट से इसको क्या किया जाता है प्यारे साथियों? उपचारित किया जाता है। यदि कवकों से नियंत्रण करना है गेहूं को तो फिर क्या किससे उपचारित करते हैं? कवक नियंत्रण के लिए उपचारित करते हैं बेटा जी थायरम से। ठीक है। और यदि दीमक के उपचार के लिए अपने को प्रयोग में लाना है तो फिर क्लोरोपाइरिफास से। यदि अपने को क्या है, दीमक से बचाव करना है तो क्लोरोपाइरिफास से करेंगे। और यदि लवणीय व खारे पानी वाले क्षेत्रों में बुआई कर रहे हो तो आप सोडियम सल्फेट का प्रयोग कर सकते हैं। यदि आपको टुंडू और सेहू एक प्रकार का रोग होता है, यहाँ पे मैं उसकी एक्सप्लेनेशन नहीं करूंगा, नहीं तो क्लास बहुत ज्यादा लंबी चली जाएगी। गेहूं में टुंडू रोग या इसको सेहू रोग भी कहते हैं, इस रोग से बचाव हेतु गेहूं का नमक से बीजोपचार किया जाता है। आगे वाला क्वेश्चन है, निम्न में से मूली की किस्म है? पूसा चेतकी, पूसा केतकी, पंजाब देसी और लड्डू। चार ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है कि मूली की वैरायटी कौन सी है। ये क्वेश्चन एग्रीकल्चर सुपरवाइजर भर्ती 2013 में पूछा जा चुका है। पूसा चेतकी और केतकी। जो चेतकी होती है वो तो होती है मूली की, और मेनली ये क्या है, चैत महीने में, देसी महीनों की बात करते हैं ना अपने, चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पोष, माघ, फाल्गुन, चैत महीने में बोई जाती है। या ये क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि मूली की पूसा चैत की किस्म को कब बोया जाता है? तो चैत्र माह में। और चैत्र माह अब आता कब है सर? ये मार्च और अप्रैल के मध्य आता है, तो ये भी ध्यान में रखना है, इस वैरायटी को मार्च अप्रैल में बोया जाता है। पूसा केतकी की बात करें तो ये आपकी वैरायटी होती है बेटा फूल गोभी की। पंजाब देसी और ये जो लड्डू है ना, ये वैरायटी किसकी रहती है? संतरे की वैरायटी रहती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। पंजाब देसी और लड्डू जो है वो किसकी वैरायटी रहती है? संतरे की। आगे वाला क्वेश्चन है, ज्वार की सर्वाधिक सूखा सहनशील किस्म है? ऐसी ज्वार की कौन सी वैरायटी है जिसको बहुत कम पानी की जरूरत होती है या सूखा सहनशील है? तो आप बताएंगे CSH1, CSH9, M35-1, SSG 58-8। तो CSH1 की बात करें तो ये तो सर है ज्वार की प्रथम संकर किस्म। ठीक है, पहली हाइब्रिड वैरायटी है ज्वार की CSH1। CSH9 की बात करें तो सबसे ज्यादा सर्वाधिक सूखा सहनशील है वो इसी वैरायटी का है। सर्वाधिक सूखा सहनशील, सूखा सहनशील, सर्वाधिक सूखा सहनशील है वो यही है। M35A की बात करें तो वैसे तो ज्वार को कहां पर, आपको अभी मैं पीछे बता के हटाऊं क्वेश्चन में कि ज्वार को खरीफ में बोया जाता है, लेकिन यदि ज्वार को यदि आप रबी में बोना चाहते हो तो M35-1 वैरायटी है, ये बेहद बढ़िया रहती है रबी में बोने के लिए। ठीक है। और SSG जहां पर भी नाम आ जाए आप मल्टी कटर लगा दीजिएगा, मल्टी कटिंग। ठीक है। अभी पीछे जो मिनी किट में किसानों को एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के द्वारा बीज बांटा गया था, पीछे अभी लेटेस्ट ज्वार का बीज बांटा गया था, उसमें भी SSG वैरायटी को दिया गया था। तो उम्मीद करूंगा कि सभी लोगों ने वो क्वेश्चनों को अपनी नोटबुक में अच्छे तरीके से आपने नोट